आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। पाँच नवंबर सन 2022 को जम्मू में एक आला सतह का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास का इनेकाद J&K एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान्स की तरफ से जम्मू में कॉन्फ्रेंस हॉल कन्वोकेशन सेंटर में किया गया था। ये जम्मू कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान्स की मीटिंग हो रही है, जिसके चेयरमैन ऑनरेबल LG साहब हैं। तो एक अपेक्स कमेटी बनाई गई थी सरकार की तरफ से डॉक्टर मंगला राय जी की चेयरमैनशिप में। उनके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे किसान बोर्ड के मेंबर्स के साथ। तो उनकी सलाह, उनकी राय मशवरा लेंगे। हम यही चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है ये बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एग्रीकल्चर में आएँ और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपने रोज़गार कायम करें, और न सिर्फ अपना रोज़गार कायम करें बल्कि और भी लोगों को रोज़गार दें। ये अपेक्स कमेटी इसीलिए बनाई गई थी कि एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है इसको कैसे तेज़ करना है, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, ये मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। और इसमें हमको कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं कमेटी की तरफ से, जिनको एग्जामिनेशन जिनका चल रहा है। और ऐसी बोर्ड की मीटिंग्स जो हैं ये होती रहती हैं। हम कश्मीर में भी जाके फिर बोर्ड की मीटिंग करेंगे। शोबई ज़राअत और इसके साथ जुड़े दीगर शोबों को तरक्की और जदीदियत के मनाजिल से हमकिनार कराने के लिए सरकारी कोशिशों के सिलसिले के तहत हुआ, जिसमें दीगर लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर के LG जनाब मनोज सिन्हा भी बहसे मेहमान खुसूसी, जिसमें जम्मू और कश्मीर के दोनों सूबों से वाबस्ता सरकारी एहलकारों और बोर्ड के मेंबरान ने हिस्सा लिया। We all know that livelihood of majority of population of Jammu and Kashmir revolves around the agriculture and allied sectors. These sectors constitute the mainstay of state's economy and contribute nearly 50% to the state GDP. We all know 70% of population depends directly or indirectly on agriculture and its allied sectors. The diversification and physiographic features and agroclimatic variations at macro and micro level involving arid, temperate, intermediate and subtropical zones within a small geographical area of 2.2 lakh square kilometers indicates the inherent potential which we have here. Observing this potential, Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, ordered to constitute an Apex Committee headed by former Director General, Indian Council of Agriculture, ICAR, Dr. Mangla Roy, and the committee also including Shri Ashok Dalwai, IAS, CEO, NRAA, Ministry of Agriculture, Farmers Welfare Department, Government of India. प्रोग्राम के इनेकाद की अहमियत और अगराज़ो मकासद को सामने लाते हुए फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जनाब अटल डोलू की मुख्तलिफ प्रोग्रामों की अमल आवरी से किसानों को होने वाले फायदे और कामयाबियों को शोबई ज़राअत में एक संग मील करार देते हुए कहा। तो आज हम कोई 5 साल के बाद मिल रहे हैं। हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जो हम कुछ देर में आपके सामने रखेंगे। जो अपेक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन उस प्रेजेंटेशन पर आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको इस होलिस्टिक जो एक्सरसाइज की गई इसके सामने आपके सामने रखना है। जो प्रोडक्शन है टोटल ये लगभग 37,600 करोड़ का है, जो लगभग हमारा 17% GDP का बनता है। हमारी जो ग्रोथ रेट अगर देखेंगे पिछले 15 सालों से, पिछले कई सालों से कांस्टेंट प्राइसेस पर लगभग 2% के हिसाब से बढ़ रही है। और ये ज़रूरत महसूस की सरकार ने कि हमको
इस ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफी पोटेंशियल है। ये की हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये की ड्राइवर हो सकता है हमारी इकॉनमी का। इसमें पोटेंशियल है रोजगार पैदा करने का, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का, और जैसा कि अभी बताया जा रहा था, लगभग 13 लाख हमारे जो परिवार हैं जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं, उनकी इनकम्स को मुस्तहकम करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। और हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उससे हम मूव करें, शिफ्ट करें टुवर्ड्स सस्टेनेबल कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल एलजी साहब ने जो डायरेक्शन दी और एक एपेक्स कमेटी का गठन किया गया। मंगला राय कमेटी के सामने 2 ऑब्जेक्टिव, एक था 5 साल के लिए और दूसरा लॉन्ग टर्म में जाकर। जो लॉन्ग टर्म के रिकमेंडेशंस हैं उसमें अभी 1-1.5 महीना 2 महीना और लगेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के रिकमेंडेशंस हैं वो उन्होंने 29 प्रोजेक्ट्स के शक्ल में दिए हैं और उसकी एक प्रेजेंटेशन उन्होंने ऑनरेबल एलजी साहब के सामने की थी और उसी प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ये जो 29 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, इसमें कई सारे सेक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स फॉर्मुलेट करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, इनका ध्यान रखा गया। सबसे पहला प्रिंसिपल था इकोनॉमी, कि हमारे फार्मर की इनकम बढ़नी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए और जो ग्रोथ की रेट है, ट्रेजेक्ट्री है, ये बढ़नी चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था इकोलॉजी, कि जो कुछ भी हम काम करें कि सस्टेनेबल हो, हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के को कोई एडवर्स इफेक्ट इससे ना पड़े। संस्कृत में कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। जो हमारी ये मिट्टी है, सॉइल है, ये एक जीवित है। इसमें अगर हम मिट्टी का कोई टुकड़ा ले लेंगे, इसमें आपको करोड़ों माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे, उसका हेल्थ, और उसी पर डिपेंड करता है हमारा एनिमल हेल्थ और हम इंसानों का हेल्थ। तो ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है ये भी हमारी नजर में था जब हम ये इकोलॉजी की चर्चा कर रहे थे। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है इक्विटी, जो हम कहते हैं कि कतार में आखिरी आदमी, अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो फ्रिंज कम्युनिटीज हैं, इनको प्रायोरिटी मिले ताकि इनके लाइवलीहुड्स को हम सिक्योर कर सकें। तो इन 3 प्रिंसिपल्स को लेकर ये कमेटी चली और 4 स्ट्रेटजीज को फॉलो किया। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या थी कि हमारा जो सीड सिस्टम है इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो सीड सिस्टम में हम इस कहते हैं कि बेसिकली जो भी सेक्टर हम लें, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनवायरमेंट, इसके हमको हाई क्वालिटी जेनेटिक मटेरियल मिलना है। तो हाई क्वालिटी जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो क्रॉप्स में सीड हमको मिलना चाहिए, हॉर्टिकल्चर में हमको हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलना चाहिए, सेरिकल्चर में हमको सिल्क वर्म सीड मिलना चाहिए, लाइव स्टॉक में हमको सीमेन मिलना चाहिए, फिश में हमको सीड मिलना चाहिए, पोल्ट्री में हमको चिक्स मिलने चाहिए, और बीज और हनी की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस बीज जो कहते हैं उसकी हमको उपलब्धता इंश्योर करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर शोबे से जुड़ी बाकी इकाइयों में पेशरफ्त के बारे में खाका पेश करते हुए डॉक्टर अंजुम इंद्राबी ने मौजूदा और मुस्तकबिल के मनसूबों के बारे में बात करते हुए कहा। ये जो पॉलिसी था इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन और रेस्टोरेशन पे, और एक एग्री बिजनेस इकोसिस्टम बनाएं जिसमें फंक्शनल वैल्यू चेन्स हो और रिस्क मैनेजमेंट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, फिर फार्मर सेंट्रिक और कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच हो, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि जिसको बनाए रखने के लिए एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी बैकअप हो।
तो ये 3 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी की ग्रोथ हो और जो इसमें ग्रोथ हो वो इक्विटेबल हो, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स तक पहुंचे, और ये सब हम करें इको फ्रेंडली और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल मैनर में। नेक्स्ट प्लीज। तो स्ट्रैटेजीज, सीड स्ट्रेंथनिंग सीड सिस्टम, तो इसमें क्रॉप्स हो, हॉर्टिकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, सबका सीड सिस्टम स्ट्रेंथन हो। तो जहां सेकंड स्ट्रैटेजी हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जहां पे है, हमारे पास नीश क्रॉप्स है, हमारे पास एप्पल है, वॉलनट है, ट्राउट है, वूल है, बासमती है, ऐसे ही मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स में हमारी एक एडवांटेज है, उसको हार्वेस्ट करें। फिर हम इनकी मोनेटाइजेशन को प्रमोट करें बाय क्रिएटिंग प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन चेन, और इन सब से जो हमारा फार्मर है उसकी लाइवलीहुड स्क्वायर हो, जिससे थ्रू क्रिएशन ऑफ जॉब्स और उनकी इनकम का इजाफा हो। इजलास में ज़राअत के शोबे में खुद कफालत हासिल करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के वसाइल जुटलाने के बारे में एडवाइजरी बोर्ड के मेंबरान ने बोर्ड की कारकर्दगियों का खुलासा करते हुए बताया। इसके लिए कुछ जब तक ये पॉपुलर नहीं होती, लोग मोटिवेट नहीं होते, हम इसमें कुछ अच्छा इंसेंटिव दें ताकि उसको फार्मर जो है वो करें। कम से कम इसको ब्लॉक लेवल पर 2-4-5 प्रोजेक्ट होंगे, लोग उसमें आगे करेंगे। पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल हुआ क्योंकि ये टीम जो बनाने वाली बहुत एक्सपर्ट थी। सर एक्सपोजर के ऊपर फोकस किया जाए, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो फार्मर हैं, चाहे वो बोर्ड के मेंबर्स हैं। हमें एक्सपोजर नेशनल और इंटरनेशनल का जब तक नहीं होगा तब तक ये टेक्नोलॉजी जो है डॉक्टर जो है होगा। सर हमारी पहली सजेशन है, जितने भी हमारे इसके ये देखें, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, कोई भी फील्ड है सर, इसका सर इनकम और एक्सपेंडिचर तभी बढ़ जाता है, हमारा प्रॉफिट तभी ज्यादा बढ़ जाएगा जब उसका वैल्यू एडिशन होगा। हर फील्ड में वैल्यू एडिशन आ जाएगा सर। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ एक एरिया बहुत फ्री हो गया है जो इंक्रोचमेंट से लोगों से लिया गया और फ्री लैंड पड़ा है सर। अगर उसको फिशरीज पॉन्ड्स जो इनका ये है, सीड प्रोडक्शन यूनिट्स वहाँ बनाए जाए, इनको एक लीज तौर पे उन्हीं फिशरमैन को, ताकि इनका लाइवलीहुड बन जाए सर। जम्मू कश्मीर में एक ऐसी है कि जो फ्लावर बल्ब्स हैं उसका बीज हम यहाँ पे बना सकते हैं। हार्वेस्ट के बाद जम्मू कश्मीर में ये पॉसिबिलिटी है कि हम फ्लावर्स के बल्ब्स यहाँ पे बना सकते हैं। इस पॉलिसी में फ्लावर्स बल्ब्स को इम्पैसिस दिया जाए। इंटरवेंशन है वो भी इस तरह से बनाए गए हैं कि एक इंटरवेंशन से दूसरे सेक्टर को भी फायदा हो। ठीक है सर, मैं इसको रिपोर्ट नहीं कहूँगा अपनी भाषा में सर। मैं इस रिपोर्ट को एक आपकी हम सबका ये प्रयास है कि हम इसको एक इकोसिस्टम की शेप देना चाहते हैं, और प्लीज इसको इंश्योर कीजिए। एंड सेकंड थिंग, जो केसीसी बनता है वो मेल के नाम से, आज तक वो मेल के नाम से ही बनता है, वहां पे फीमेल को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो प्लीज इसको भी डायरेक्ट कीजिए कि फीमेल अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल कोटा रखा जाए। दो बात समझिए मैडम, अब जमीन लैंड के जो पास मैंने लैंड की जो पासबुक है बैंक उसी को देता है जिसके नाम से जमीन होती है। अब ये कानून इस देश में बना दिया गया है, यहाँ भी वो लागू हो जाएगा कि पुरुषों के साथ महिलाओं का भी नाम रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भारत सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है, हम लोग भी उसको लागू कर देंगे तो आपको भी मिल सकता है। दूसरा, एक और केसीसी मिल रहा है जो लाइव स्टॉक के लिए, ये 2 साल पहले इस देश में लागू हुआ। 1,60,000 रुपए तक की लिमिट उस केसीसी में है। कोई जानवर रखता है उसमें कोई कोलेटरल नहीं है, जमीन नहीं है तो भी मिल सकता है। और अब देश में और जम्मू कश्मीर में ऐसे कानून नहीं रह जाएंगे जिसमें कोई सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं 50% नहीं 70% आवे तो हम लोग मिठाई खिलाएंगे आपको। एक जरूरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा इलाका जो है वो अखरोट का इलाका है। अखरोट माना जाता है कि सेब के बाद दूसरा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है जो इकोनॉमी को बूस्ट देता है हमारे यूटी में। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत कम काम किया है पिछले 75 साल में। अब उम्मीद है कि इसमें तब्दीली आएगी। हमारे जो आबाई दरख्त हैं पुराने जमाने से लगे हुए वही हैं और वो 100-200 फुट ऊंचे होते हैं। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा,
इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। लोग उनसे गिर के मरते रहते हैं। अब HD का जमाना है तो अखरोट में भी HD आ जाना चाहिए, और HD से आगे आ जाने से इंसानी मसला जो है ये लोगों के गिरने का, मरने का और अपाहिज होने का, इसमें कमी आएगी। सर मैं आलू में काम करता हूँ, बसंत सिंह सैनी मेरा नाम है और मैं अरलिया में रहता हूँ, जो बॉर्डर टाउन है, सबसे बड़ा टाउन है जम्मू कश्मीर का। तो सर वो वहाँ पर एक आलू का हब है, जितना एरिया है वो अगर वो पूरे एरिया में पोटैटो लगाया जाए तो जो जम्मू में सर फैक्ट्री लगी है बड़ी ब्रह्मण में, उसके सप्लाई पूरी कर सकते हैं। सर मुकद्दर ये है हमारा कि वो जितना भी जो आलू है वो बाहर चलाते हैं, बाहर के वेंडर हैं, क्योंकि हमारे पास सीट नहीं है उनके लिए, वो हमारे पास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मेरी आपसे विनम्र और रिक्वेस्ट है कि उनको बॉन्ड करें, 5% के लिए बॉन्ड करें कि 5% आलू लो आप। मेरा डेयरी फार्म है, मेरे पास 150 काऊ है। सर हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सालों से सभी को बोला गया, जब भी मीटिंग हुई हमने बोला कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी जाए कोर्स की, पर डेयरी फार्म के लिए ये बोलते हैं कि 5 ही एनिमल करेंगे, और बाकी वाले जो 100 हमारे काऊ जो मिलिट्री वाले हैं उनके लिए क्या करें? ये बोलते हैं दूसरे आदमी को नाम से करें, उससे तो होगा नहीं सर ये काम। हम पोल्ट्री इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि फार्मर को पोल्ट्री में बहुत लॉस हो रहा है। इसका लॉस का कारण कोई पोल्ट्री फीड है, इसका रेट बहुत बढ़ गए हैं। उस पोल्ट्री के फीड के रेट बढ़ने से प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज्यादा बन रही है और फार्मर को हर महीने हर लाट में नुकसान हो रहा है। इसके लिए अगर कोई किया जाए कि पोल्ट्री फीड की कास्ट किस तरीके से कम की जाए। जी अभी प्रोजेक्ट है सर, इसमें एक युवाओं को जो प्रोजेक्ट देगा, मतलब इम्प्लीमेंट करेगा, उसमें जो उसको लोन की जरूरत पड़ेगी, लोन की उसमें सबसे 2 इंटरेस्ट पे लोन मिले, ताकि 3% पे। मैं सब्सिडी की पीछे नहीं पड़ता हूँ। लोन अगर मुझे सपोज मैंने कोई प्रोजेक्ट इसमें लिया है, अगर मैंने खुदा रखे मुझे लोन की जरूरत पड़े, 3% पे मुझे लोन मिलना चाहिए कोई किसी भी युवा को। दूसरे जो हमारे निश क्रॉप है, निश क्रॉप के लिए नेशनल सेंटर्स बनना चाहिए, लाइक सैफरॉन नेशनल सेंटर बनना चाहिए इसके लिए। और जो सबसे बड़ी एक मसला होता है फार्मर का, जो इसमें मैंने देखा है कि मार्केटिंग के कैसे हम मार्केट को इसमें स्ट्रेंथ देना, वो सबसे पहले इसमें होना चाहिए कि मार्केट के लिए इसमें सबसे पहले होना चाहिए बात सर। 1960 की दहाई में हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन का आगाज हुआ था, तो बस एक ही बड़ा एजेंडा था, एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था, वो था ये कि भूख का हम कैसे सोल्यूशन निकालें, और उसके लिए हमने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ाना था। तो आज 50 साल बाद हम सिर्फ खुद की फील्ड नहीं है, हम सर्वल से फूड प्रोडक्शन है, और हमें खबर है कि हमने देश में फूड प्रोडक्शन को 5 से 10 गुना बढ़ाया है, और हमने अनाज के भंडार यहाँ पे हिंदुस्तान में पैदा किए हैं। और जिसका इम्तिहान कोविड काल में हमने अच्छी तरह से दिया है। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा, एक्सेस टू फूड से मरा होगा जरूर, लेकिन एब्सेंस ऑफ फूड से नहीं मरा। तो थोड़ी सी 2-3 इसकी मिसालें मैं अपनी जम्मू कश्मीर के बारे में भी बता दूँ। कई सारी वैरायटीज हमने जम्मू कश्मीर में यहाँ पे डेवलप करी है, उसमें एक राइस की एक वैरायटी है जिसकी प्रोडक्टिविटी आज 10 टन से ज्यादा है, और 1940-50 में इसकी प्रोडक्टिविटी 1 टन से कम थी, और नेशनल एवरेज से इसकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना ज्यादा है। इसी तरह से मक्की जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमारे यहाँ पे कई सारी वैरायटीज हमने रिलीज की, आज भी इसकी प्रोडक्टिविटी आधा टन से कम है, और जबकि जो हमारी रिलीज वैरायटीज है उनका 5 टन से मतलब 10 गुना ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी है। इसी तरह से एप्पल में भी 10 टन से 7 टन हो गया, और बाकी क्रॉप्स में भी, लाइफ स्टॉक में भी, उसमें भी हुआ। तो इन सारी उपलब्धियों को लगाते हुए अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान अब इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट हो गया। ये जो प्रोजेक्ट सारी चर्चाएं हुई 3 महीने से हम लोग इसमें इंटेंसिवली इन्वॉल्व हैं,
ये दो चीजों को इसमें मेजर रूप से देखा गया। एक तो यहाँ की जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको कैसे जो है यूज कर सकते हैं। अब जो वीकनेस जो बात हुई यहाँ बात पहले ही बताई गई कि लैंड जो यहाँ है अवेलेबिलिटी वो नेशनल एवरेज का हाफ है, 10-12 कैनाल है, नेशनल एवरेज 1.08 हेक्टेयर है, और यहाँ करीब करीब जो है हाफ हेक्टेयर है। इसी तरह से पानी की किसान भाई ने भी चर्चा की। यहाँ जैसे कश्मीर जम्मू रीजन की बात करें तो रेड फ्लड एरिया ड्राई एरिया बहुत ज्यादा 50-60% रेड फ्लड एरिया है, तो पानी की कमी जमीन की कमी। लेकिन उसके साथ साथ जो पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी ये है कि जो भी देश में क्या विश्व में उगाया जा सकता है, दिया जा सकता है, वो जम्मू कश्मीर में ले सकते हैं। मुनक़िदा आला सतह के इजलास में अगरचे जम्मू कश्मीर में ज़राअत और वाबस्ता शोबों में हासिल कामयाबियों का मिला जुला खाका पेश किया गया, वहीं इजलास में मौजूद जम्मू कश्मीर के एलजी जनाब मनोज सिन्हा ने इन कामयाबियों का सेहरा खेतों में काम करने वाले किसान के सर रखते हुए अपना इत्मीनान जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर को एक मिसाली सूबा बनाने का अज़्म दोहराया। देश में अगर आप देखेंगे तो दो रिपोर्ट खासतौर से इस सेक्टर में बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक 1976 में आई और मैं उसे महत्वपूर्ण क्यों मानता हूं मैं आगे बताऊंगा, और दूसरी वो एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट 1976, और दूसरी ये फार्मर्स की इनकम डबल करने की जो डॉक्टर दलवाई की अध्यक्षता में बनी 2015 में। इसको मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि इसमें किसी फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म का कोई योगदान इन दोनों रिपोर्ट्स में नहीं था। मुझे लगता है कि ये जो तीसरी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में बनी है, ये शायद जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, देश के इतिहास, कृषि के इतिहास में एक नया आयाम देने वाली है। और ये सामान्य रूप से जब साइंटिस्ट मिलते हैं तो वो ऐसी रिपोर्ट बना देते हैं कि लैब में ही इंप्लीमेंट हो सकती है, फार्म में नहीं हो सकती है। इसमें हर प्रकार के लोग रहे हैं, वो भी लोग रहे हैं जो गवर्नमेंट में रहे हैं, तो सरकार की सीमाएं क्या हैं, सरकार की कठिनाई क्या है उसको भी समझा है। कृषि वैज्ञानिक भी जाने माने रहे हैं, तो आधुनिक इंटरवेंशंस क्या किए जा सकते हैं। और तीसरे जो सीधे खेती से जुड़े हुए हैं वो लोग भी रहे। इसलिए जो शर्मा जी ने कहा कि होलिस्टिक एक रिपोर्ट है और वर्बल जगलरी नहीं है, ये जमीन पर उतर सकती है। और जो भी कहा गया, मैं समझता हूं कि बहुत कंजर्वेटिव आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। मुझसे अगर कोई पूछे तो 28,000 करोड़ की वृद्धि 5 साल में नहीं होने वाली है, हम 1 लाख करोड़ के ऊपर जाएंगे 5 साल में, ये मेरा अनुमान है। इसलिए वो लिखा गया है कि अभी से ये ना शुरू लोगों को लगने लगे। और सामान्य रूप से आप देखें तो आपको क्यों बुलाया गया, तो आपको इसलिए बुलाया गया है कि गनई साहब विदेश में जाकर के पेपर पढ़ रहे हैं, शर्मा जी पूरे दुनिया में जाकर पढ़ रहे हैं, आप खेत पर जो काम कर रहे हैं, तो आपका अनुभव भी इस रिपोर्ट में जुड़े, इसलिए आपको आमंत्रित किया गया। ये समझने की जरूरत है। और हिमालयन स्टेट्स में जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। मैं शुरू से लेकर के और यहां तक इस पूरे क्रम से जुड़ा रहा हूं। और डुल्लू साहब को रिपोर्ट में शामिल जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाने में, केवल कमेटी के लोग नहीं, इसके अलावा ढेर सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि 250 लोग हैं जिन्होंने रात और दिन की परवाह नहीं की। पहली बार मैंने इस तरह का कमिटमेंट देखा है जिसे हम कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट। मैंने कहा कि साहब जल्दी ये आ जाए, क्योंकि सामान्यतया रिपोर्ट बनाने में कहना आसान है और बनाना ये बड़ा कठिन काम है। तो लोगों ने बड़ी मेहनत की है। जिस दिन प्रेजेंटेशन था जिसमें हम सब लोग थे, तो उस दिन मैंने एक बात कही थी, हम अपने अधिकारियों से फिर दोहराना चाहते हैं कि भाई जो कमेटी ने रिकमेंड किया है, हम लोगों का काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो ये हम तैयार हैं कि थोड़ी सड़क कम बना लेंगे,
थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रोक देंगे 2-3 साल, लेकिन इसमें हम कोई कटौती नहीं करेंगे। लेकिन इम्प्लीमेंट न हमको करना है न डुल्लू साहब को करना है, ये सब लोग मिलेंगे तब इम्प्लीमेंटेशन होगा, और वो बड़ा जरूरी है। तो हम लोग इसको कैसे जमीन पर उतार दें, ये हमको देखने की जरूरत, पूरी ताकत इसमें लगाने की जरूरत है। मैं ये ईमानदारी से आपसे बात कह रहा हूं कि लोगों ने काफी मेहनत किया है, इसलिए हमको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जम्मू कश्मीर को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में है, लगभग 13 लाख परिवार है। अगर 13 लाख परिवारों का जीवन हमने बदल दिया, आर्थिक रूप से उन्हें संपन्न बना दिया, तो रोजगार भी बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की जीडीपी भी बढ़ेगी। तीसरी चीज, इंडस्ट्री हमारे यहां लगे। अब इसमें केवल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं, बाकी लोगों को भी सहयोग करना होगा। चौथा, टूरिज्म बढ़े, ये मोटे तौर पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, ये हमारी बेहतर हो जाए। ये 5 क्षेत्रों में अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो कोई संदेह नहीं है कि जो हमें परिणाम चाहिए वो मिल सकता है। छठवीं बात यह है कि हमारे जो कानून हैं, जो रिग्रेसिव हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी बदल दें, किसान के हित में, आम आदमी के हित में, ये इसकी कोशिश हो रही है। अब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा नशा चढ़ा है लोगों को, और नेचुरल फार्मिंग का, ये बड़ा आवश्यक है इस देश में, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन सडनली नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जाना, ये बड़ा खतरनाक भी होगा, ये बात समझने की है। मैंने मनुष्य को भी विटामिन खाना पड़ रहा है, हर आदमी यहां बैठा है सभागार में, मुझे लगता है वैसे जमीन को भी न्यूट्रिएंट चाहिए। जब तक हम वर्मी कंपोस्ट और बाकी चीजों का इंतजाम नहीं कर लेते हैं, तब तक एकदम केमिकल फर्टिलाइजर से हट जाना हमारे लिए घातक हो सकता है। तो इस बात का भी इस रिपोर्ट में ध्यान रखा गया है, इसलिए हम हटेंगे। हम भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती अधिक से अधिक करें, लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था करके, कि तब हमें यूरिया और डीएपी की जरूरत नहीं है, हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा, हमें जो जो चाहिए मिट्टी के लिए वो सब इंतजाम हम किए हुए हैं। सभी सेक्टर्स में मुझे लगता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखा गया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं होता है, सब में कोई न कोई कमी होती है, गलती भी मनुष्य ही करता है, लेकिन गलती करने की मनसा हमारी नहीं होनी चाहिए। हम 10 फैसले लेंगे तो हो सकता है कि ठीक नियत से लें तो भी 2 गलत हो जाए, लेकिन जब हम जान जाएं कि नहीं ये गलत हुआ है, तो कोई सुझाव दे कि इसे सही करना है, तो सही करने की मनसा हमारे अंदर रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि पिछले 2-2.5 महीनों से बहुत क्लोजली मैं जुड़ा रहा हूं इस पूरे डेवलपमेंट से, और इसी भाव से लोगों ने काम किया है। अब अनेक चीजें हैं, जैसे किसी ने कहा कि लाइव स्टॉक के इंश्योरेंस का वो काम डुल्लू साहब ने शुरू कराया, तो चाहे वो माने लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस हो या क्रॉप इंश्योरेंस हो, ये सब काम हम आने वाले दिनों में पूरी तरह से करना चाहते हैं और इसको पूरा करेंगे। एफपीओज बनाना और साथ मिलकर खेती करना, अब इसके लिए माइंडसेट भी तैयार करना होगा। हम लोग तो काम करेंगे ही, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अब बड़ी लैंड होल्डिंग बड़ी छोटी छोटी है, अब वो लोग अकेले अगर खेती करेंगे तो यकीनन उतना लाभ उन्हें नहीं मिल सकता है। ये वातावरण, इस वातावरण को बनाने में आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जरा मदद करिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जो अभी बात की गई है, मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लिए सबसे सुटेबल है और यही सस्टेनेबल है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। एफपीओज का निर्माण, अब कोऑपरेटिव सेक्टर जब शुरू हुआ था तो कोऑपरेटिव के बड़े लाभ हुए, लेकिन उसमें जो बुराइयां आई उसके कारण बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो पहले दिन से ही हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम किस नियत से आ रहे हैं। और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से मेरा विशेष रूप से नाबार्ड और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से मेरा अनुरोध है कि मोटे तौर पर आप देखें तो फार्म सेक्टर में आप लोगों का योगदान नगण्य है, मैं उसको यही शब्द इस्तेमाल करूंगा। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है और इसको बदलना ही होगा। ये गवर्नमेंट का मैंडेट है, भारत सरकार का भी और जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी। मैं समझता हूं कि यही मैंडेट है। जो लोग भाई यहां बैंक चला रहे हैं उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंडिंग करनी ही होगी, किसान को और
कृषि से जुड़ी हुई जो बाकी गतिविधियां, उसमें मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इसको प्राथमिकता के आधार पर लीजिए, क्योंकि इसी में भलाई है सबकी, माने आम आदमी की भी और बाकी लोगों की भी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभार है सर कि आपने हमें टाइम टाइम पे हैंड होल्डिंग दी और तब जाके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इतना एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सामने ला पाया, जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि हम बहुत होपफुल है सर कि पूरे देश के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और आज हमारे यहाँ हमारे साथ हमारे भागीदार किसान भाई बैठे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम एग्जीक्यूटर्स हैं सर, कि हम पॉलिसी मेकर्स हैं, और जब तक किसान उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा सर, हमारा कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। और ये तब मुमकिन होता है जब बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो इस बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके पास जो हमारे विषय जाते हैं और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और तब जाके वो जब सॉर्ट आउट हो जाती है सर, तब जाके हम बोर्ड का जो ग्रीवेंस सेल है या बोर्ड की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, तब जाके पॉसिबल हो पाती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ, अपने एबीटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और किसानों की जिन्होंने भरपूर हमारे साथ मिलके इस बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच सर। अपना आशीर्वाद प्लीज हमारे ऊपर बना के रखिए। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर किसान तरक्कियाती बोर्ड इस अज़म के साथ मैदान में खड़ा है कि जम्मू कश्मीर में जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को बरोए अमल लाकर न सिर्फ शोबे ज़राअत और दीगर मुनसलिक मैदानों में एक नया इनकलाब लाया जाए, बल्कि ज़राअत का शोबा सबसे ज़्यादा रोज़गार के वसीले पैदा करने में भी एक नाम बनकर उभर आए। एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली चेंज करने की बात की गई, फीमेल की भागीदारी को इंश्योर किया गया, हर एक सेक्टर को टच किया गया। अभी स्मॉल स्केल पे 29 इस पे वो हुई अमेंडमेंट्स हुई हैं, और अगर बड़े सेक्टर की बात करें तो बड़े सेक्टर में भी काम होगा, डेयरी में काम हो रहा है, फिशरी में काम हो रहा है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को टच किया गया है। ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि किसान एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के वो लीडर्स हैं, ग्रास रूट लेवल का उनको ही पता है। क्योंकि जैसे हमारे माननीय एलजी साहब ने कहा कि जिन्होंने भी आज तक इतने अच्छे इन्वेंशन किए हैं, वो सारे बहुत एडुकेटेड नहीं थे, वो ग्रास रूट लेवल के लोग थे। तो आज वही इन्वेंशन करने की कोशिश, हमारे सुझाव लिए गए कि कैसे आप इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे इसमें आप और कुछ इसमें मंगला राय जी की कमेटी जिसने ये सारा मतलब टोपोग्राफी जो बनाई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो बड़ा अच्छा, मतलब कि एक भी पॉइंट हमें ऐसा नहीं लगा कि हम उस पर आर्ग्यू कर सके। हमने कुछ अमेंडमेंट उसमें रखी कि फीमेल सेक्टर में भी उसमें उन्होंने मतलब काफी अच्छा इसमें दिया, और हमारा था कि 50% भागीदारी जो है वो फीमेल सेक्टर की होनी चाहिए इसमें, तो वो भी उन्होंने मतलब वहां पे माना और अपना राइट डाउन किया कि ये भी सुझाव आपका लिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी अभी यूथ को आना चाहिए, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे, नेचुरल सस्टेनेबल फार्मिंग की ओर लोग बढ़ेंगे, उससे उनकी जिसको वैल्यूएबल मतलब है क्या खुद रिटेल में आना चाहिए उनको, और जो भी अपना प्रोड्यूस है डायरेक्ट सेल करने का उनको प्रयास रहना चाहिए, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो अपना उनका एक्सपेंस है वो भी कम हो जाएगा, जो उनका खर्चा है। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है कि आज हम फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनकी बेसिक्स प्रॉब्लम्स क्या है उनको एड्रेस किया हमने। यहाँ आज जो एक फाइनल रोड मैप बना है जिनकी प्रेजेंटेशन हुई है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट उसमें हर कोई फील्ड टच हुआ है, जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स उसमें प्रपोजल हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये ऑन ग्राउंड एज इट इज़ या कुछ अगर इसमें एडिशन की ज़रूरत होगी तो वो करके इम्प्लीमेंटेशन लोगों के सामने आ जाएगी। जो ये कमेटी उन्होंने ऑलरेडी बनाई है मंगला राय प्रोजेक्ट पे, तो उस पे ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, जिसमें इक्विटी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी को मद्देनज़र रखकर ये स्ट्रेटजीज फ्रेम किए हैं, और 29 प्रोजेक्ट्स को सामने लाया गया है, और उनमें
उन प्रोजेक्ट्स पर जो आगे टारगेट्स है वो टारगेट एरियाज कवर किए गए हैं और जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस की गई है, जो हम टाइम टू टाइम लोगों को ऑफिसर्स को एड्रेस करते थे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रख के ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और मंगला राय जी ये जो काम देखते हैं पूरी हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर की इकोनॉमी देखते हैं, उनके ज़ेर गौर हमारे माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने एक कमेटी तश्कील की थी। उस कमेटी ने 2.5 महीने रात दिन लगा के एक रिकमेंडेशन बनाई कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर को, एंटरप्रेन्योरशिप को, एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए क्या पॉलिसी प्रोग्राम चाहिए। उसी पॉलिसी प्रोग्राम में आज यहाँ पे हमें बुलाया गया था। हम बड़े मशहूर हैं कि प्रोग्रेसिव फार्मर, चाहे वो फूलों के हों, मिल्क प्रोडक्शन के हों, दूध के हों, फिशरीज के हों, उन सब लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। मुद्दा ये था कि भाई हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करने की यहाँ पे बात यहाँ पे की गई है और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप देने की बात यहाँ पे की गई है, इसलिए हमें यहाँ पे बुलाया गया था। लेकिन जो मेंबर इन्होंने बनाए थे वो इतने एक्सपोज्ड, हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, तो मुझे अपने आप को इत्मीनान करना पड़ा कि ये जो बताया गया है ये हो सकता है। तो अगर ये ऐसा डॉक्यूमेंट ये इम्प्लीमेंट होता है हमारे JNK में, तो आई एम श्योर कि लोगों का जो है वो एक चेंज हो जाएगा सिनेरियो। हर शोबा इसमें कवर किया गया है और राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इसमें प्रावधान है। आज यहाँ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिस्कस हुआ है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है देश में अपनी टाइप का पहला डॉक्यूमेंट है जो खेती की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक पेपर बनाया है। इसमें 29 प्रोजेक्ट हैं, 29 प्रोजेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के, और ये होलिस्टिक प्लान है। हमारा फ्यूचर का एग्रीकल्चर आज से 25 साल के आगे का एग्रीकल्चर जो होगा, जैसे 2047 में आज़ादी का 100 साल हो जाएगा, उस समय जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे तो एग्रीकल्चर कैसा होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, तब लोगों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, फूड रिक्वायरमेंट क्या होगी, और हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे बन पाएंगे। जैसे कि अभी हम सब्जियों में 25% हमारी सब्जियां हम कम पैदा करते हैं, तेल की फसलों में हम 75% पीछे हैं, दालों की फसलों में भी हम लगभग 75% पीछे हैं, फूड प्रोडक्शन में जो हमारी अन्न वाली फसलें हैं उनमें हम लगभग सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो हमें फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और कुल मिला के हमें ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो किसान है वो कैसे एंटरप्रेन्योर बने, वो कैसे बिजनेसमैन बने, कैसे अच्छा उद्यमी बने, जिसको हम कहते हैं मैनेजर बने, और वो खेती को बिजनेस समझ के काम करे।